हेलो एस्पिरेंट, 10 ईयर पीवाईक्यू ऑफ साइंस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज 10 साल का संभावित 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हम लोग आज का टॉपिक कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करेंगे? लाइट, फोर्स एंड मोशन। लाइट, फोर्स एंड मोशन का 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। चलिए पहले हम लोग किसको टेक करने जा रहे हैं? लाइट को टेक करने जा रहे हैं। हम लोग लाइट के कहानी को आज पहले से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इंटर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं, पहला सवाल को देखते हैं क्या है। ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स, इनमें से कौन सा मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ? डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा वो मिरर का यूज किया जाता है दांतों को देखने के लिए? ऑप्शंस पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर और मोर ऑफ द एबव। बात को समझिएगा पहले। ऐसे जब सवाल पूछे यूजेस ऑफ मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस पे पूछे, तो हम लोग को रिकॉल करना चाहिए यूज क्या है? दांतों को देखना। दांतों को देखना का मतलब कि उसको चाहिए भाई बढ़िया इमेज, इंटेंसिफाइड इमेज चाहिए, इनलार्ज्ड इमेज चाहिए। तो ये ऐसे में से कौन सा? प्लेन मिरर को पहले तो बाहर कर दो, ये प्लेन मिरर तो होगा नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन बच्चों को होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, यही दोनों पे जाएंगे। प्लेन मिरर तो जाएंगे नहीं, प्लेन मिरर में हम लोग क्या है, शीशा देखने के लिए यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो ये ऐसा कौन सा मिरर होगा और क्यों होगा? बात को समझिए। इसका बेस्ट उत्तर क्या होगा? कॉनकेव मिरर। वाई सर कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर को एक और नाम से जाना जाता है कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर, ये कॉन्वर्जिंग मिरर करता क्या है? इसके सारे रेज जाकर कन्वर्ज करते हैं और इमेज को इंटेंसिफाइड दिखाते हैं, ठीक है। तब और इसमें कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट इमेज बनता है। ध्यान दीजिएगा, इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा? आप लोग पढ़े हैं ना दो चीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इरेक्ट इमेज है तो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अब आते हैं कहानी को आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ कॉनकेव मिरर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज। ये कब पूछा गया है? 69th बीपीएससी। देखिए क्वेश्चन को कैसे मोल्ड किए हैं। क्या किया, क्या पूछता है? अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? केस याद करो कॉनकेव मिरर का। पहले हम लोग कहां रख रहे थे? पहले हम लोग इमेज को रख रहे थे, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे थे एकदम यहां प्रिंसिपल फोकस से पहले। तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा था? फोकस पे रख रहे थे तो ऑब्जेक्ट बन रहा था इन्फिनिटी पे। फिर जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज कहां बन रहा था? फोकस पे बन रहा था। ऐसे जैसे जैसे हम लोग क्लोज आते गए तो इमेज का डिस्टेंस क्या होते गया? ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस भी क्लोज आते गया। तो पूछ रहा है कि ऐसा वो पोजीशन बताइए जहां पर ऑब्जेक्ट का, और जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज और इमेज दोनों का, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा इमेज है? और रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। कहां पे बनता है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही क्वेश्चन को पूछा गया था। एट सी इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब बच्चा सवाल पूछेगा कि सर आप कहां से ये बात करा रहे हो? आप जो इतने सारे प्रश्न लेकर के आए हो, आप कहां से लेकर के आए हो? तो पहले हम बोलेंगे सर देखो बीपीएससी का पीवाईक्यू से लेकर के आए हैं, ठीक है। बीपीएससी का पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। घटना चक्र, आपको कोई भी किताब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब सारे वहां से उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं। तो काहे खातिर इतना मेहनत करोगे, इतना करोगे? हम सारा प्रश्न वहां से लेकर के आए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को करा रहे हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। हम लोग के पास लिमिटेड 2 महीना टाइम है, मात्र और मात्र कितना, 70 दिन आसपास हम लोग के हाथ में टाइम है, ठीक है। उसके बाद ल्यूसेंट का जनरल साइंस का बुक, और यहाँ हम लोग का एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 to 10th है। बस क्लास 6 to 10th, उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोर्स है। तो आप लोग अगर इन सब सोर्सों के पीछे भाग रहे हो तो स्टॉप चेसिंग दिस सोर्स। हम लोग इसको, हम खुद चेस कर रहे हैं, हमारा टीम चेस कर रही है, सब ढूंढ ढूंढ के सवाल को निकाल रहा है। तो आप लोग इन सब सोर्सेज के पीछे ना भागें, ठीक है। आप लोग सिर्फ प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है? कॉनकेव का केस एक बार रिवीजन कर लो। कॉनकेव मिरर से जब इमेज बनता है तो उसका केस क्या होता है? पहला पहला केस फोकस पे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तीसरा
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में और लास्ट हम लोग पोल और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते थे। तो पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद करो भाई थोड़ा सा, यहाँ पे जो ये वाला पोजीशन था, ये पोल था हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारा फोकस था। जो ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा जाता था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहां इन दोनों के बीच में, इसका इमेज यहां जाकर बनता था इन लार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि एक रे ऐसे चला जाता फोकस से और दूसरा रो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पीछे दोनों को ले जाके हम लोग मर्ज करते थे। याद आ रहा है आप लोगों को केस? ये वाला केस था। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का पूछिए। कॉन्केव का हम रिवीजन कर लिए फटाक से में, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है? तो इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड तो कट जाएगा सर, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड तो बनता नहीं है इसे। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों बनता है, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट दोनों केस बनता है। ठीक है, रियल एंड इरेक्ट होगा नहीं, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट होगा नहीं। रियल होगा तो उसके साथ क्या होगा, हमेशा वर्चुअल। रियल होता है तो उसके साथ हमेशा, एक केस आप लोग को यहां पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान से इसको लिख लीजिए। हमें अगर कोई इमेज रियल है तो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन जहां मैच नहीं हो रहा है पहले उसको काटना है। ठीक है, हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन। यही तो है रिफ्लेक्शन, पहला ही ऑप्शन हम लोग को दिख गया। रिफ्लेक्शन ही तो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हम लोग लाइट पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि एक पेंसिल को डाला गया तो पेंसिल कैसा दिख रहा था, टेढ़ा दिख रहा था। ये क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि एयर से वाटर में आ रहा था, एयर था और यहां वाटर भरा हुआ था, एयर से वाटर में, यानी एक मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है तो लाइट बेंड कर रहा है। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाए, स्कैटरिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, सॉरी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। यहां पर लाइट क्या होता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिट इनटू 7 कलर। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, हम बताए थे, एक मुट्ठी रंग लो ऐसे पूरा एकदम आसमान में छिटेर दो, वही क्या स्कैटरिंग। स्काई इज कलर इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। रिफ्रैक्शन, ये अरे रिफ्लेक्शन में टिक कर दिए क्या, रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, इसका बेस्ट उत्तर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उस क्वेश्चन को हमने क्या किया, मोल्ड किया है, क्वेश्चन को मोल्ड किया कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है सवाल। तो हम लोग इस तरह से ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा फेनोमेना है जो तारों का टिमटिमाना, तारों का चमकता गहना के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो होता नहीं है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्सन अभी बताया आप लोग, क्या टूटना, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को डिस्पर्सन बोलते हैं। तीसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये सर उत्तर सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या था, हम बोले ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या होता है इसमें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट इंटर करता है तो अलग अलग डेंसिटी होता है हम लोग का आसमान में, अलग अलग डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट अलग अलग डेंसिटी, वैरिंग डेंसिटी में, पीछे हम लोग देखिए, पीछे किए ना हम लोग कि वैरिंग डेंसिटी क्या होता है, पीछे जस्ट किए हम लोग, passes from one medium to a bending of light due to varying density। उसी तरह से क्या होता है, डेंसिटी वेरी करता है, इसके वजह से रे ऑफ लाइट हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर ये डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है, मीटर सेंटीमीटर कैंडेला ये सब नहीं, डायरेक्ट हम लोग को क्या रखना है, डायोप्टर, यूनिट पावर ऑफ लेंस। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, यही डायोप्टर का फॉर्मूला होता है। फोकल लेंथ, चलिए नेक्स्ट,
द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी जो कलर से वो मिल के बना है उसी कलर से टूटना, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग अभी जस्ट पीछे देखे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में ऐसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म में रे ऑफ लाइट आएगा, रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या होगा, बेंड करेगा, बेंड करने के बाद इससे बाहर ऐसे निकलेगा, इस तरह से निकलता है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। कौन कौन से कलर होते हैं, वीबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से होता है हम लोग को वीबग्योर। ठीक है, हम लोग इस तरह से देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी किसी को नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो कौन सा लेंस लगाइएगा उसकी आंखों में, तब जाकर के उसको दिखेगा। तो इसका बेस्ट उत्तर क्या होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल डायोप्टर, बढ़िया सा डायोप्टर का कॉनकेव लेंस देख करके लगाइए उसको, कि बाकी दूर का अच्छा सा दिखने लगे, नजदीक का तो दिखता ही है उसको, जिसको दूर का, जिसको हम लोग डिफेक्ट ऑफ आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिफेक्ट इन आई, आंखों में परेशानी हो जाना। ठीक है, आप लोगों को पूरा चैप्टर हम एमसीक्यू के थ्रू करा देंगे, और इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, सारा सवाल इसी तरह से पूछा गया है, आप लोग को देखते चलते आगे बढ़ते चलिए। विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ध्यान से देखिएगा, लाल कलर सूर्य का होना सनराइज में, एक और ऑप्शन दे सकता है एट आफ्टरनून, एट आफ्टरनून, आफ्टरनून में कैसा होता है, व्हाइट, ये भी होता है। ठीक है, तो ये कौन से फेनोमेना के कारण होता है, ठीक है, तो आप लोग बताइए क्या, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। ये क्यों होता है, ये हम लोग को ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लाइट स्कैटर होता है। अब सर आप लोग पूछोगे कि सर कौन सा लाइट स्कैटर होता है, तो जिन लाइट का देखिए यहां पर शॉर्टर ब्लू वेवलेंथ स्कैटर अवे रेड लाइट रीचेस टू आवर आईज। ठीक है, जो रेड लाइट है वो हम लोग के आंखों के पास पहुंचता है, और जिसका ब्लू का क्या है, वेवलेंथ शॉर्टर होता है, विबग्योर लिखो, ब्लू का क्या है, वेवलेंथ शॉर्टर है, रेड का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, इसका लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, हम लोग लैम्डा से किसको डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लू का वेवलेंथ कम है, तो कम वेवलेंथ को कम स्कैटरिंग होता है, लेकिन रेड वाला क्या है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो ये स्कैटरिंग ज्यादा होता है, ज्यादा बिखर जाता है, तो ज्यादा बिखरने की वजह से रेड लाइट हम लोग के आंखों के पास पहुंचता है और ब्लू लाइट नहीं पहुंच पाता है, ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ। या इसका रिलेशन किससे है, यहां से सवाल पूछेगा, क्योंकि पिछले बार भी पूछ दिया था, तो पूछ देगा कि ये फेनोमेना का रिलेशन किससे है, तो वेवलेंथ से है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, What type of image is formed by a plane mirror? प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, रियल एंड इरेक्ट नहीं, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, कैसा बनता है सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतना ही, यानी सेम साइज बनेगा, सेम साइज एंड बिहाइंड द मिरर, एंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, ये इसका खासियत होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाए, आप लोग सवाल को देखते जाओ, बस अगर आ रहा है तो बहुत सुंदर, नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखते चलो। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ध्यान देना ये सवाल नया है और पिछले सवालों को पूछा गया उसको मोड़कर हम नया सवाल बनाया क्या, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज हाई, एक मीडियम है, मान लीजिए एक वाटर, एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज, क्या सुंदर सवाल है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो याद रखिएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्पीड, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। यानी एक ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, पिछला सवाल उठा करके देख लो, 70th बीपीएससी का री एग्जाम हुआ, तो कैसे रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन पूछ दिया, कि बताइए रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इस तरह से, तो ये सवाल को भी उस तरह से बनाया जा सकता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज हाई, तो बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम इज लो और हाई, हम लोग को तो पता है कि उल्टा होता है, लो होता है, लेकिन पूछ देगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप लोग को क्या लिखना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी लो ऑप्शन में भी हो सकता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को सवाल करो ना तो डाइवर्जेंस रखो दिमाग का, कि ऐसे नहीं तो ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है, सवाल को बनाने का तरीका होता है, ये ऐसे भी तरीका से बनाया जा सकता है। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मोस्ट इन द प्रिज्म, प्रिज्म में सबसे ज्यादा
किसका डेविएशन होता है? चलिए प्रिज्म में पहले कौन कौन सा लाइट होता है याद करवा देंगे एकदम। वीव गियोर, रिकॉल कर लो एक बार, बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड। तो जो वॉयलेट जो होता है इसका सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। अभी पढ़ाए थे जब सूर्य क्यों लाल दिखता है, दोपहर में उजला क्यों दिखता है, शाम में ढलते समय लाल क्यों दिखता है, तो हम बताए थे कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो डेविएट ज्यादा करेगा। बात समझिए, वहां भाई क्या हुआ था, वहां वहां स्कैटरिंग का बात था, यहां डेविएशन का बात है। यानी स्कैटरिंग का मतलब होता है छितरना, और डेविएशन का मतलब होता है राह बदलना। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो राह ज्यादा बदलेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वॉयलेट का। तो वॉयलेट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड डेविएट्स मोस्ट। ये कंसेप्ट याद रखना। तो हम लोग को ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे कम होगा। यहां पर भी इनवर्सली रिलेशन, इनवर्स रिलेशन से सवाल बनाया जा सकता है। बोल देगा कि रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना, रेड कलर आप लोगों को पता है कि हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, तो क्या उसका डेविएशन से वो मुड़ेगा ज्यादा कि कम, रिलेशन कैसा, इनवर्स है या डायरेक्टली है, इनवर्स है। अगर रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा। बात समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, विच कलर ऑफ लाइट डेविएट मोस्ट इन द प्रिज्म, तो सबसे कम किसका है, वॉयलेट का। भाई समझ में गए आप लोग, मोस्ट डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, तो यानी जेकर सबसे कम सॉरी वेवलेंथ होगा वही ना सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, तो वॉयलेट। ठीक है, चलिए, द मिरर यूज्ड इन रियर व्यू व्हीकल, जो इसे गाड़ी के दोनों इसे पंख लगल रहता है, तो उन दोनों पंखवा में कौन सा मिरर लगल है, यही पूछ रहा है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर है? तो वो हम लोग को उसमें क्या होता है, प्लेन मिरर नहीं, घर द्वार में है। कॉनकेव मिरर तो अभी हम लोग पढ़े थे, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कंसंट्रेट करने का काम करता है रेज को, यानी इमेज को हाई इंटेंसिफाइड दिखाता है। हम लोग को कैसे चाहिए, दूर वाइडर व्यू ना चाहिए, किनारे वाला इमेज में क्या चाहिए, मान लीजिए को ट्रक आ रहा है, ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के पीछे एक सुंदर लड़की मोटरसाइकिल से जा रही है, दिखना ना चाहिए इमेज में, तब ना हम लोग उसको चेस करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई साहब, ये वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है इन स्मॉलर एरिया, इन स्मॉलर एरिया। भाई एनकवा कैसा है, एनकवा तो इसमें है, छोटा है, ये स्मॉलर एरिया है, तो इसमें क्या करेगा, वाइडर व्यू बता देगा। इसमें पेड़ पौधा देखेगा, एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम बना करके दिखाया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है एनसीईआरटी के हेल्प लेते हुए प्रीवियस से। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रियल इमेज, रियल इमेज, जैसे ही रियल आए तो मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो क्या होगा, उसको पर्दा पे उतारा जा सकता है। तो जैसे ही हम लोग आंख में भी कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज, तो हम लोग पर्दा पे उतरता है ना, रेटिना पे, रेटिना पे हम लोग का इमेज कहां बनता है, रेटिना पर, ध्यान दो। तो चलिए, वन कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, नहीं भाई, रियल इमेज को तो पर्दा पे उतारा जा सकता है, उल्टा है इसीलिए ना पर्दा पर सीधा दिखता है, तो ये चलिए गलत हो गया। फॉर्म्ड ओनली बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, नहीं, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड दोनों, और वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों बनता है। दो केस कॉन्वेक्स का उठा लीजिए, उसमें एक केस में, सॉरी, एक केस में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनता है। चलिए गलत हो गया। इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ये कुछ सही लग रहा है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, कहां गया, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और ये वाला क्राइटेरिया भी मिक्स हो रहा है, पता चल रहा है, इन्वर्टेड एंड फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, दो लाइन लिखा है, दोनों लाइन सही। चौथा क्या, इरेक्ट, भैया रियल इमेज इरेक्ट कभी होता ही नहीं है, अब वर्चुअल कैसे होगा, खुद रियल है तो वर्चुअल का बात ही नहीं करो, तो क्या होगा, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ठीक है, कुछ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, बाकी हम सब आप लोगों को बता दिए। ना ना, अभी फोर्स एंड मोशन में नहीं जाने, वो सवाल छूट गया, उसको खींच के लाते हैं। क्या है, द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, एंड इट इज अ, सबसे पहले +2 है, पॉजिटिव है, समझिए, किसी का डायो पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो पहला बात वो कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। केव वाला काट दो, केव काटो, केव काटो, याद रखो पॉजिटिव किसका होता है पावर, लिख लो एक बॉक्स बना करके, पॉजिटिव पावर होता है कॉन्वेक्स का, निगेटिव पावर होता है, निगेटिव पावर होता है कॉनकेव का। इसको लिख लो भाई बॉक्स बना करके, तो कॉनकेव वाला तो सारा कट गया। अब आइए ऑप्शन देखिए, 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, पावर का हम पीछे फॉर्मूला बताए थे, पावर इज इक्वल टू 1/f, हमको क्या निकालना है, f,
तो 1/p, 1/p यानी 1/2 यानी 0.5 यानी 50 सेंटीमीटर। मीटर में ना है, मीटर में है ना, तो हम लोग सेंटीमीटर में लाएंगे, सेंटीमीटर में आ गया 50। चलिए 100 वाला काट दीजिए, यही बच रहा था ऑप्शन, यानी इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक ऑप्शन से आपको बहुत सारा चीज हम आप लोग क्लियर करा दिए। तो ऐसे छोटा सा कंसेप्ट को ध्यान दो, थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड से। नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, एक बार फिर से वीडियो को देखो, शुरू से देखो। हम क्या करते हैं, शुरू में थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं, हम स्टीम इंजन टाइप में, धीरे 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 गर्म होंगे तो रटपट अभी 2.5-3 घंटा खींच देंगे। लेकिन हम आप लोग को ये सब दुखदायक नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट और भी एक लेक्चर लेकर के आएंगे इसका। ऐसा नहीं है, एक लेक्चर साउंड का लाएंगे, क्योंकि साउंड आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउंड में लगभग 30 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम साउंड में कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 50 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, और थर्ड राउंड रिवीजन ऑल में 100 क्वेश्चन कराने का टारगेट है साउंड का। लेकिन लाइट का टारगेट कितना है, लाइट का क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन का टारगेट है। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन का 50 क्वेश्चन अगर मैक्सिमम टच कर जाए तो हम लोग का चैप्टर बढ़िया से एकदम रंगे रंग क्लियर हो जाता है। देखो कितना अच्छा सुंदर सुंदर क्वेश्चन फोर्स एंड मोशन का बनाया गया है, इसको एक बार गौर करना। ठीक है, इसको गौर करते हुए कहानी को आगे ले चलो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कह रहा है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसका होता है, इसका वेक्टर क्वांटिटी का होता है। इसको पहले क्या बोलते हैं, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन होता है, तो स्पीड। डायरेक्शन है क्या, मैग्नीट्यूड है खाली, नहीं सर। डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी, यस वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। टाइम नहीं, यानी ये सब क्या हो गए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी, देखिए यहां लिखा हुआ है स्पीड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी, दे हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, टाइम इज आल्सो स्केलर, वेलोसिटी दैट फॉल्स इन अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पूछा है सवाल, देखो प्रीवियस ईयर उठा करके देखो ना कितना पूछा है स्केलर एंड वेक्टर से, और मेरा चैप्टर उठा करके देख लो फोर्स एंड मोशन, उसमें पूरा चार्ट बनवा दिए हैं लेक्चर में, स्केलर और वेक्टर का बीच का डिफरेंस और दोनों में कौन कौन होगा उससे बाहर नहीं पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई होता ही नहीं है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ये नहीं है, आपका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन कौन सा क्वांटिटी है उस पर भी चर्चा किए हैं हम। आकर के देखिए कैसे, तो पूरे लेक्चर को पीछे कर जाकर देखिए आप, तब जाकर के ये पूरा सीरीज समझ में आएगा। और ऐसे अगर जान पड़े हैं आपको तो समझ में आएगा ही आएगा। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ऐसा चैप्टर है ना बाबू, किस चैप्टर में अगर तुम नहीं बढ़िया सा कंसेप्ट पढ़े हो तो तुमको गोल गोल घुमा देगा। चलो देखो ध्यान से, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब सर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जानते नहीं है ओकरा खातिर तो सवाल ही पहाड़ हो गया, ये तो इसे नहीं लिखा। एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर इन 10 सेकेंड, एंड नेक्स्ट 5 किलोमीटर इज इन 15 सेकेंड, तो ऐसा तो नहीं लिख रहा है कि 5-5 मिनट का इंटरवल पे 5-5 किलोमीटर जा रहा है, यही यूनिफॉर्म मोशन है। आपको पता होना चाहिए ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही कह रहा है। चलिए, कांस्टेंट होगा, पहले सब देख लेते हैं। इंक्रीजिंग होगा, क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा, भाई एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, जब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो। लेकिन ये तो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है भैया, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट ही पहला ही होगा। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द टाइम, चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात को समझो, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो यहां चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा ही सवाल पूछा था, ऐसा ही एकदम 69 तो 70 दोनों में सवाल पूछा था, ऐसे गोल गोल घुमा करके, और सिंपल कंसेप्ट क्लास 9th का है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजों सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, पढ़ते हैं। अ कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, भाई जब कांस्टेंट स्पीड पे तो एक्सेलरेटेड कैसे होगा। अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी को देखो कैसे पढ़ाए थे हम, कि एक पत्थर है ऐसे गिर रहा है तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, हर पल पे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब सर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब क्या, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी बॉडी इज फॉलिंग, यानी एग्जांपल इसका फ्री फॉल। ठीक है,
अ बॉल इज रोलिंग, रोलिंग वॉलिंग बॉल सब कुछ नहीं, जमीन पे। अ ट्रेन इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है उसमें, तो उसमें नहीं होगा कहानी, ठीक है। अ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया का ऑप्शन देखो, मार दो टिक। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको इनर्शिया को पहले बार किसने डिफाइन किया? गैलीलियो साहब ने डिफाइन किया था, लेकिन उसके एप्लीकेशन को न्यूटन साहब ने समझाया कि भैया कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो सुतल है, सुतले चाहता है, दौड़ रहा है, दौड़ले चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई हम सुतल है तो कोई फोर्स आए और हमको चाटा मार के उठा दे, जागो सवेरा हो गया, नहीं, नहीं चाहता। ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स मूविंग wants to move in a uniform velocity until or unless undisturbed pagla type nasada type force act on it, or object having a rest, they want to be in the rest until or unless there is some pagla type nasila type force act on it। यही था ना, जो सो रहा है उसे सोने दो, जो जागा है उसे जागने दो, ना सोने वाले को डिस्टर्ब करो ना जागने वाले को डिस्टर्ब करो, यही तो इनर्शिया था। बस में आप ऐसे जा रहे हैं तब चाहते नहीं ना है कि हम ऐसे गिर जाए ने, लेकिन जब गाड़ी घूमता है, राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, तो आप जबरदस्ती हो जाते हैं, तो उसी को अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, आगे बढ़ेंगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स किसको नहीं पता? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन, लेकिन जूल किसका है? तो एनर्जी हीट का है। डाइन किसका है? सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इसको सीजीएस पढ़ना भाई। लोग कहता है सर आप इतना गंदा काहे लिखते हैं? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स समझाना मेरा काम है, लिखना मेरा काम नहीं है। पास्कल, पास्कल किसका है? प्रेशर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, आइए न्यूटन सेकंड लॉ लेके आऊंगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, कहीं है क्या अप्लाइड फोर्स? फोर्स अप्लाइड, ये तो है कंसेप्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बात कर रहा है, अगर किसी को नहीं याद तो क्या करेगा? थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स पढ़ा होगा 9-10 में तो उसको याद कैसे कैसे क्वेश्चन के साथ डील करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सर मोमेंटम को अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो मास इनटू वेलोसिटी, तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी इक्वल, जब मास इनटू वेलोसिटी है तो कभी भी वेलोसिटी से बराबर नहीं होगा, इसके लिए मास को जीरो होना पड़ेगा, लेकिन मास जीरो हो जाएगा तो फिर मोमेंटम क्या ऐसे होगा? वहां से दिमाग लगा सकता है, सोचो सातिर वाला दिमाग कैसे लगा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे? मास इनटू वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया इसका मतलब कोई वेलोसिटी ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। सर एक्सेलरेशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यानी एक्सेलरेशन से बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो यानी एक ऑप्शन बचा फोर्स। ऐसे भी छांट सकते थे अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा तो, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ऐसे भी छांट सकते थे। फिजिक्स है, हिस्ट्री नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं है पीछे से, सबका रिलेशन है, साइंस है ये, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है, कोई भी कड़ी अकेली नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व्स न्यूटन थर्ड लॉ, जैसी करनी वैसी भरनी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है? चलो देखो, अ बॉल इज रोलिंग डाउन ऑन अ स्लोप, एक ऐसे स्लोप है, ढलकाव है, ऊपर पर गेंदा इसे गिर रहा है, न्यूटन का कोई थर्ड लॉ इसमें है ये नहीं, तो फ्रिक्शन का एग्जांपल है भाई, फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, ये गिर रहा है, ग्रेविटी का एग्जांपल है ये। सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट, नहीं, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है सर, आप पढ़ाए थे, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। अ सन इज अ गन रिक्वायर्ड, गोली मारे, पंचायत में गोली लगा, कौन थे? प्रधान जी को कान्हा पे, तो गोली जो छोड़ा था देखिए वैसे हुआ था, तो वही था रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड, यानी बुलेट आगे की ओर गया वेलोसिटी लेकर के, इंस्टेंट एक्सेलरेटेड वेलोसिटी लेकर के गया, तो क्या हुआ? पीछे की ओर एक फोर्स लगाया, एक जर्क लगाया, वो इंपल्स, वो जर्क, वही तो है रिएक्शन ऑफ बुलेट गोइंग इन एक्शन, जब बुलेट कोई एक्शन में था तो उसका रिएक्शन। अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम रूफ नहीं ग्रेविटी का है, यही हो गया आपका, ठीक है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो कब होगा? भाई साहब याद रखना, कार्य आपने किया या नहीं किया डिपेंड किस पे करेगा, याद रखना है। एक सवाल और बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तब समझिए कि आप वर्क कर रहे हो, अगर आप लेके इसे खाड़ हो चुपचाप माथा पैसे लेकर के बोलोगे भाई दिन भर थक गए काम किए, कुछ नहीं काम किया तुम। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा समझना चाहते हो ना तो एंगल ले लो, कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा एंगल का, थोड़ा सा हमको यहां पर समझाने का मौका दो। अगर कोई आदमी
ऐसे लेकर के बोझा लेकर के खेत में खड़ा है, बोल रहा है भाई दिन भर बहुत काम किए, तुम कुछ काम नहीं किया है। फिजिक्स कह रहा है कोई काम नहीं किया हो ना, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। कॉस्ट थीटा तुम्हारा जो क्या है, एंगल देखो, एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, 0 डिग्री है। तुम्हारा तो एंगल पे तो डिपेंड करो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट और तुम्हारा एंगल कितना है। तुम ऐसे लेके ऑब्जेक्ट खड़ा हो कितना हो, 90 डिग्री हो, ऐसे लेके खड़ा रहोगे क्या हो गया, तुम 0 डिग्री पर लेके खड़ा हो, तो तुमको तो एंगल भी नहीं है तुम्हारा, और तुमने डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कुछ किया है। तो लिफ्टिंग अ बुक अपवर्ड, बोझा बुक बोलो, बोझा बोलो भाई, वही तो किताब भी तो बोझा है। ले क्या हो गया, नहीं भैया वर्क डन 0 है, वर्क डन 0 नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस वर्क डन इज 0। उसके बाद होल्डिंग अ बैग विदाउट मूविंग, इसमें इसमें वर्क डन होगा, हम यहाँ 0 नहीं बोल रहे हैं, अगर ऐसा तुमको लग रहा है। लिफ्टिंग अ बुक अपवर्ड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, बुक को उठाएं, तो ये क्या हो गया, ऐसे उठाएं आप, यानी आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन होल्डिंग अ बैग विदाउट मूविंग, ऐसे लेके खड़ा है, बोझा लेके खड़ा है, वो क्या है, वो आप में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। पुशिंग अ बॉक्स काउजिंग इट टू मूव, धक्का लगा रहे हैं लेकिन हिल नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0। पुलिंग अ कार्ट ऑन अ रोड, ये क्या हो गया, होल्डिंग अ बैग विदाउट अ मूविंग, वेयर वर्क डन इज 0। यहाँ पर वर्क डन क्या है, 0 है। सभी जगह यहाँ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, लेकिन वर्क डन 0 क्या है, होल्डिंग अ बैग विदाउट मूविंग। ठीक है, आपने बैग को पकड़ा और मूव नहीं कर रहे हैं। चलिए, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, मोमेंटम पीछे बता चुके थे, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ चुका है बीपीएससी, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ दे तो, नॉन कॉन्टैक्ट पूछा तो बता ही दिए थे, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये रहा फ्रिक्शन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी मैग्नेटिक, दो चुंबक, मैग्नेटिक फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट हुआ ही, एक वायर में करंट फ्लो करता है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर थ्योरी आप क्लास 10 को उठाकर देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये रहा आपका, ठीक है, इस तरह का आप लोग का लेक्चर था, शेड्यूल था। आप लोगों को कोई भी तरह का कष्ट, और भाई साहब इसका डिटेल्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। किसी तरह कोई कष्ट हो आप लोग इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, फोन कर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। उसके बाद हमारे और भी डिटेल के लिए सिविल संग्राम के इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक का जर्नी आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट ऐसे ही सीरीज हम आप लोग के लिए कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इस सीरीज को अगर आप और भी ज्यादा प्यार देंगे तो हम समझेंगे कि आप लोग को ऐसा ही सीरीज और चाहिए। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, और गर्मी के दिन में खुद को हाइड्रेटेड रखिए, और यूं ही पढ़ते रहिए जब तक आप सक्षम ना हो जाए, सेलेक्टेड ना हो जाए, आप लोग सफल ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।